सिविल लाइन्स। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ, 1857 का विद्रोह हुआ था, इसका मुख्य कारण था कारतूस था जिसमें गाय और सुअर की चर्बी मिक्स होता था, वो भारतीय सैनिकों को मुंह से खींचना पड़ता था और ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा था कि आटे में जानवरों की हड्डी मिक्स किया जा रहा है अंग्रेजों द्वारा। तो इन कारण से भारतीय लोग आक्रोशित हो गए और 1857 का विद्रोह हुआ, बहुत बड़े स्तर पर हुआ। इसके बहुत सारे कारण थे, लेकिन जब 1857 का विद्रोह हुआ काफी अंग्रेज लोग मारे गए तो डर गए। तो डरने से क्या किया कि भारतीयों से डर महसूस हो गया, तो उन्होंने एक अलग अपना टॉन बसाना शुरू कर दिया। एक था ब्लैक टॉन, एक था व्हाइट टॉन। ब्लैक टॉन में भारतीय लोग रह रहे, व्हाइट टॉन में अंग्रेज लोग, लेकिन उससे एक अलग इन भारतीय शहर से दूर खेतों को साफ करके, चारागाह भूमि को साफ करके, अपने इर्द गिर्द पूरा क्षेत्र को साफ करके अलग एक शहर बसा लिया जिसे हम सिविल लाइन्स कहते हैं। इस सिविल लाइन्स में केवल उच्च अंग्रेज लोग ही रहते थे और अधिकारी लोग रहते थे, डर की वजह से। ठीक है, तो ये सिविल लाइन्स। अब समझते दूसरा, अंग्रेजों द्वारा ब्लैक टॉन में सफाई के लिए कठोर कदम क्यों उठाए गए। अंग्रेजों द्वारा ब्लैक टॉन में सफाई के लिए कठोर कदम उठाने के पीछे ये कारण था कि इन ब्लैक टॉन में बीमारी फैला हुआ था। पहले दो बीमारी, हैजा और प्लेग। हैजा का मुख्य कारण जो है खराब खान पान, पानी खराब, इसके द्वारा होता है, और प्लेग चूहों को काटने। लेकिन उनका मानना था कि ये गंदगी की वजह से हो रहा है और कहीं ये बीमारी हमारे व्हाइट टॉन में ना फैल जाए, मतलब अंग्रेजों के शहर में ना फैल जाए और सिविल लाइन्स में ना फैल जाए। इसके लिए इन ब्लैक टॉन में सफाई के लिए कठोर कदम उठाए, ठीक है, ताकि सफाई हो जाए और ये जो बीमारी है हमारे शहर तक ना फैले, इसलिए कठोर कदम। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने हिल स्टेशनों की स्थापना क्यों की। हिल स्टेशन क्या होता है, तो हिल स्टेशन ये पहाड़ियों की चोटियों पर सैनिकों के लिए छावनी होता था, मतलब उनका रेस्ट रूम होता था, ठहरने का रूम होता था, हिल स्टेशन। और इसका निर्माण अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में कराया गया। जैसे अगर हम शिमला की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, वहां पर भी ये हिल स्टेशन की स्थापना की गई गोरखा युद्ध के दौरान। ये गोरखा युद्ध नेपाल के सैनिकों और अंग्रेज सैनिकों के बीच में हुआ था। अब अंग्रेज सैनिक में कुछ भारतीय सैनिक भी साथ दिया करते थे। तो ये 1815-16 में हुआ और यहाँ पर शिमला में हिल स्टेशन का निर्माण किया गया। उसी प्रकार मराठा युद्ध के दौरान मराठी लोग और अंग्रेजों के बीच 1818 में माउंट आबू में हुआ, जो राजस्थान में पड़ता है, तो वहां पर भी ये हिल स्टेशन का निर्माण किया गया। 1815-16 शिमला, 1818 माउंट आबू। उसी प्रकार दार्जिलिंग में भी, दार्जिलिंग जो आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, 1835 में यहाँ पर भी हिल स्टेशन का निर्माण किया गया। ये दार्जिलिंग को सिक्किम के राजा से छीना गया था और यहाँ पर छावनी बनाया गया 1835 में। तो 3 छावनी बनाए गए, कौन से युद्ध के दौरान ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हिल स्टेशन का निर्माण करने का मुख्य कारण ये भी था कि जो ब्लैक टॉन थे वहाँ पर हैजा, प्लेग और मलेरिया का से लोग परेशान थे, काफी लोग मारे जा रहे थे। और इसका मुख्य कारण ये समझ रहे थे कि भारत जो है वो गर्म जलवायु वाला उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है भारत, और गर्मी के कारण ये सब बीमारी फैल रहा है, हैजा, प्लेग, मलेरिया। तो इससे बचने के लिए वे ठंडे जलवायु सोचे कि ठंडे जलवायु में निवास स्थल बनाया जाए सैनिकों का, जहां रहेंगे तो ये बीमारी नहीं होगा। इसलिए ऊंचे स्थान पर ठंडा पड़ता है। जैसे आप पर्वतों पर जाएंगे, हिमालय पर्वत वगैरह ठंडा इलाका है। जैसे जैसे आप 65 डिग्री ऊंचाई पर, 65 मीटर ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस में तापमान में गिरावट आता है। अगर नीचे जाएंगे 32 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान में वृद्धि होता है। लेकिन ऊपर जैसे जाते हैं 65 मीटर तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आता है। तो पहाड़ों पर का जो जलवायु होता है वो ठंडा हो जाता है। तो ये सोच रहे थे कि अगर पहाड़ों पर बनाएंगे सैनिक छावनी तो वहाँ का जलवायु ठीक होगा। इसलिए उन इससे बचाव के लिए, बीमारियों से बचाव के लिए, सैनिकों के बचाव के लिए भी सैनिक छावनी का निर्माण उन पहाड़ों पर किया, हिल स्टेशन का निर्माण किया। अगला पॉइंट है, अंग्रेजों ने सेनेटोरियम अर्थात विश्राम और इलाज के लिए भी हिल स्टेशन का निर्माण कराया। क्योंकि बीमारी फैल जाता था तो ठीक जल्दी नहीं होता था अंग्रेजों का, तो विश्राम के लिए और इलाज के लिए भी ये हिल स्टेशन का निर्माण किया। क्योंकि अंग्रेज लोग ऐसे जलवायु से आते थे ना, जहाँ का जलवायु अगर देखेंगे तो इंग्लैंड का जलवायु जो है, यहाँ की जलवायु, यहाँ का जो तापमान है उससे कम है। वहाँ का अगर मैक्सिमम देखें तो 35 डिग्री, मतलब अभी ठंड का दिन में जितना गर्मी लगभग पड़ता है ना, उतना गर्मी में उन लोग, गर्मी के मौसम होता है उन लोग को, जो जैसा जलवायु में रहने का आदी हो चुका है वैसा ही जलवायु उसको ठीक लगेगा। और यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ता है तो वैसा ठीक लगेगा नहीं। कहा जाता है जब शहरों में लोग बीमार होते हैं तो जब ठीक नहीं होते तो उनको सलाह दी जाती है जाइए गाँव चले जाइए, वहाँ पर आते हैं क्या होता है, ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का मतलब वातावरण उसको सूट कर जाता है ना। तो उसी प्रकार से अंग्रेजों को ऊंचाई वाला स्थान बढ़िया लगता था, तो विश्राम के लिए और इलाज के लिए भी वो वहां पर जाते थे। कहाँ? हिल स्टेशन पर जाते थे। इसके अलावा हिल स्टेशन शासकों के आकर्षण का केंद्र था, बढ़िया लगता था क्योंकि यूरोप जैसा लगता था ना एकदम। जब वो चले जाते थे हिल स्टेशन पर तो लगता था कि हम अपना वतन आ गए, इंग्लैंड वापस आ गए। क्योंकि वहाँ का जलवायु और मतलब हिल स्टेशन का जलवायु जैसा इंग्लैंड में जलवायु होता है उसी प्रकार से हिल स्टेशन का जलवायु होता है। तो आकर्षण का केंद्र था, जलवायु सुखद लगता था, बढ़िया लगता था, एकदम यूरोप जैसा लगता था जब वो हिल स्टेशन जाते थे। और अंग्रेजों का जो ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था, माने गर्मी में जो राजधानी हो जाता था वो शिमला हो जाता था। लेकिन जॉन लॉरेंस गवर्नर जनरल थे, उनको इतना अच्छा लगा शिमला कि हमेशा के लिए 1864 में शिमला को ही राजधानी बना दिया। अंग्रेजों की राजधानी कहाँ? शिमला। कब से? 1864। रेलवे के विकास जब हो गया 1853 में, आप जानते हैं डलहौजी के काल में, उसके बाद भारतीय अब जाना आना सुलभ हो गया।
तो भारतीय राजा लोग भी जाने लगे, वकील, व्यापारी जो पैसे वाले थे, घूमने के उद्देश्य कैसा है हिल स्टेशन, चलो घूमते हैं देखते हैं, तो सैर सपाटा के भ्रमण करने लगे। उसके बाद वहाँ पर धीरे धीरे जनसंख्या और भी निवास करने लगी। पहले तो सैनिक छावनी हुआ करता था सैनिक, लेकिन कई मकान बनाए गए, बाग बगीचे बनाए गए, मनोरंजन के स्थल बनाए गए, पिकनिक स्थल बनाए गए। इस स्थिति में आए परिवर्तन को जानेंगे कि 18वीं शताब्दी में औरतों की स्थिति में क्या परिवर्तन आए। लेकिन उसका विरोध बहुत से लोग, जो रूढ़िवादी लोग थे, रूढ़िवादी लोग किनको बोलते हैं, जो पुराने विचारधारा के साथ रहते हैं, पुराने विचारधारा को ही सही मानते हैं। तो पुराने विचारधारा लोग के महिलाओं के आगे होने का विरोध किया, जो आगे बढ़ रहे थे। क्यों, कैसे, क्या परिवर्तन आए? तो शहरों में औरतों के लिए नए नए अवसर मिल गए, नए नए रोजगार मिल गए, नए नए चीजों में काम करने का जगह मिल गया, नया अवसर मिल गया बहुत सारा, क्योंकि पढ़ लिख गए, इस समय की महिलाएं जागरूक हो गई, तो शहरों में नए नए अवसर मिल गए। अब जब नए नए अवसर हो गए, पढ़ लिख गए, तो अब ये मीडिया के सामने आकर बोलने लगे, अपने विचारों को, अपने समझ को पत्र पत्रिकाओं में भी छपवाने लगे, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी मजबूरियों को, अपनी कठिनाइयों को, अपनी परेशानियों को, अपने भी इच्छा को और भावनाओं को भी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जिक्र करने लगे। और ये लोग जब काफी मतलब विकसित सोच के साथ जब आगे बढ़े, तो ये फैक्ट्री में भी काम करने लगे। मतलब महिलाएं पहले नहीं करती थी, घर में ही रहती थी, फैक्ट्री में काम करने लगे, फिल्मी कलाकार के रूप में कार्य करने लगे। फिल्मी कलाकार कहे तो उसमें नृत्य का काम, संगीत का काम, फिर नाटक में, मतलब बहुत सारा जो कार्य होता है, तो फिल्मी कलाकार के रूप में काम करने लगी। शिक्षिका के रूप में पढ़ने पढ़ाने का काम करने लगी, नौकरानी के रूप में काम करने, अलग अलग नौकरी करने लगी, मजदूरी के लिए भी महिलाएं घर से निकलने लगी और शहरों की ओर जाने लगी। तो इस प्रकार से महिलाएं 18वीं शताब्दी में, जो पहले घरों में रहती थी, घर का केवल घर तक ही सीमित थी, घर के कार्यों में ही लगी रहती थी, और 18वीं शताब्दी में ये सब परिवर्तन आ गया। लेकिन जो पुराने विचारधारा के लोग थे, पितृ सत्तात्मक जो लोग थे, जो पिता को ही घर का हेड मानते थे, महिलाओं को घर में ही रहने लायक समझते थे, वे लोग परेशान होने लगे। महिला इतना आगे कैसे बढ़ रही है? कुछ समय पहले तक होंगे, लड़कियां जब साइकिल में चलाती थी तो लोग को जलन होता था, क्यों चलाती है, ऐसा क्यों करती है। तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ 18वीं शताब्दी के बाद। पहले तो एकदम मतलब कल्पना भी नहीं किया जा सकता। तो इन लोग पढ़ लिख जाने, अब कोई महिला पढ़ रही तो इन लोग परेशान हो रहे थे, जो पुराने सोच वाले थे, क्यों पढ़ रही है अकेली महिला के शिक्षा का समर्थन नहीं करने वाले जो लोग थे, ये परेशान हो गए। और वे चाहते थे, जो नहीं समर्थन कर रहे थे शिक्षा का, महिलाओं के शिक्षा का, वो चाहते थे कि माँ और पत्नी के रूप में ही ये घर में रहे, घर का सेवा करे, चार दीवारी के अंदर रहे, घर का ही कार्य करे, बच्चों को पाले, खाना बनाए, बस यहीं तक ये सीमित रहे। ऐसे नहीं चाह रहे थे कि महिला भी आगे बढ़े, शहर की ओर जाए। अगला है विनोदिनी दासी कौन थी? तो ये विनोदिनी दासी बंगाली रंगमंच की एक जानी मानी हस्ती थी, फेमस महिला थी, बहुत ही फेमस महिला। इन्होंने एक स्टार क्लब रंगमंच का स्थापना किया था 1883 में। मतलब ये जो रंगमंच है, इसको तैयार करने में इनका बहुत मुख्य योगदान था। और इस जो रंगमंच है, इससे कई सारे नाटक, जो हम लोग बहुत सारे नाटक पढ़ते हैं या अभिनय किया जाता है, तो इस थिएटर से बहुत सारे नाटक का रंगमंच किया गया। ये खुद विनोदिनी दासी कई सारे किरदार में अपने आप को पेश की, जैसे कहीं सीता का रोल की, तो कहीं द्रौपदी का रोल की, और इसी प्रकार से कई महिलाओं का रोल इन्होंने खुद अपने से किया। बहुत सारे थिएटरों में काम किया, बहुत सारे नाटकों में काम किया इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी, जिसका नाम है आमार कथा। याद रखेंगे, विनोदिनी दासी की आत्मकथा का नाम है आमार कथा। ये नाटककार गिरीश चंद्र बोस के साथ मिलकर काफी नाटकों में बहुत सारे काम की, इनके साथ मिलकर। ठीक है।